हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट की। ठीक है, तो रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट में हम बात करेंगे कि जो हमने ट्यूब्यूल्स की पिछली वीडियो में देखी है, ये हमने नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी की बात की थी, ये पूरे इसकी। तो इसी के बारे में अगर इसमें डिफेक्ट हो रहा है तो हमको क्या परेशानी देखने को मिलेगी और किस हिस्से में डिफेक्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर फनकोनीज बेगल्स। ठीक है, तो देखिए फनकोनीज, तो अगर पीसीटी में हमारे प्रॉब्लम देखने को मिले ना इस हिस्से में पीसीटी में, तो इसको हम फनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फनकोनी सिंड्रोम पीसीटी में प्रॉब्लम होगी तब देखने को मिलेगा। और अगर थिक असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो इसको हम बोलते हैं बैरेट सिंड्रोम। ठीक है, और अगर हमको यहाँ पे अर्ली डीसीटी में प्रॉब्लम देखने को मिली तो इसको हम बोलते हैं डिटेलमेन सिंड्रोम। और उसके बाद फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में अगर हमको परेशानी देखने को मिली तो इसको हम बोलते हैं लीडल सिंड्रोम। तो यही यहाँ पे देखिए बताया गया। ठीक है, तो देखिए फनकोनीज ये पीसीटी वाला हो गया, और बी से हमारा हो गया थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के डिजीज, और जी से हमारा हो गया अर्ली डीसीटी की ये वाले पार्ट की, और एल से देखिए ये हमारा हो गया लिडल सिंड्रोम जो कि इस वाले हिस्से की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है लिडल सिंड्रोम। और उसके बाद एस देखिए, इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये भी यहीं पे हमारे कलेक्टिंग डक्ट की डिजीज होती है। तो हम सबको डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फनकोनी सिंड्रोम की बात करें तो देखिए हमको इसमें पीसीटी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वही है कि जनरलाइज्ड रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन पीसीटी। तो पीसीटी में जनरलाइज्ड रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और जब पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो जितनी भी चीज़ें पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रही थी इधर, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी, पीसीटी का पूरा फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए क्या होगा कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट एंड ऑल सब्सटेंस रिअब्जॉर्ब बाय द पीसीटी। तो यही बताया जा रहा है कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और वो सारे सब्सटेंस जो पीसीटी में एब्जॉर्ब होते हैं सबका सिक्रीशन यूरिन में बढ़ जाएगा। बस यहाँ पे यही बताया गया। तो जितनी भी चीज़ें हम देखिए यहाँ पे सारी बताए थे, देखिए ये देखिए यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हमारी पीसीटी में एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो जब पीसीटी हमारी काम नहीं करेगी तो सारी चीज़ें पीसीटी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, इस वजह से इनका सिक्रीशन जो है यूरिन में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फनकोनी सिंड्रोम। और फनकोनी सिंड्रोम के इफेक्ट की बात करें तो इसमें हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों देखने को मिलेगी? तो सीधी सी बात है कि जब ये हमारी पीसीटी वर्क नहीं करेगी तो देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट ये एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक है, बाइकार्बोनेट यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा था और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से बाइकार्बोनेट की कमी होगी जिसकी वजह से एसिडोसिस होगी, और इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसी को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, और हाइपोफॉस्फेटेमिया हमको देखने को मिलेगा और हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोफॉस्फेटेमिया सीधी सी बात है कि यहाँ से फॉस्फेट भी एब्जॉर्ब होता है, तो देखिए यहाँ फॉस्फेट बताया गया एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से फॉस्फेट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा तो हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोकैलेमिया जो देखने को मिलेगा, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ से देखिए जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा सोडियम यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा इधर आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट में जो प्रिंसिपल सेल होती हैं यहाँ पे सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो सोडियम ज़्यादा इधर जाएगा और इसके बदले में इधर से पोटेशियम आएगा और पोटेशियम यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो पोटेशियम ज़्यादा लॉस होगा, इसी वजह से हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट की बात कर लिए हम। और उसके बाद फिर कॉजेज की बात करें तो देखिए कॉज इसके क्या है, हेरिडेटरी डिफेक्ट। ठीक है, मोस्टली हेरिडेटरी डिफेक्ट से होता है, जैसे विल्सन डिजीज है, टायरोसिनीमिया है और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। तो इन सारे कंडीशंस में हमको फनकोनी सिंड्रोम देखने को मिलता है। और उसके अलावा बताया गया कि इक्सीमिया की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, और मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, और सेवरल ड्रग्स में भी हमको देखने को मिलता है, जैसे इफोस्फामाइड, सिस्प्लास्टिन, टीनोफोविर और लीड पॉइजनिंग। तो इन सारे ड्रग पॉइजनिंग की कंडीशन में भी हमको फनकोनी सिंड्रोम देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए देखने को ओवरऑल क्या मिलेगा, तो देखिए ग्रोथ रिटार्डेशन एंड रिकेट्स या ऑस्टियोपनिया कॉमन ड्यू टू हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो वही यहाँ पे बताया गया कि इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा और ऑस्टियोपनिया या रिकेट्स देखने को मिलेगा। और ये दोनों क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हाइपोफॉस्फेटेमिया, यहाँ से फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, और इसी वजह से हमको ये देखने को मिलेगा। और वैल्यूम डिप्लेशन आल्सो कॉमन, वैल्यूम डिप्लेशन भी हमको फनकोनी सिंड्रोम की कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फनकोनी सिंड्रोम। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बार्टर सिंड्रोम की। तो देखिए बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये वाला हिस्सा हमारा इफेक्ट हो जाता है, और ये जब इफेक्ट होगा तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हमको मालूम है कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल होते हैं। ठीक है, तो यही काम नहीं करेंगे, तो यही बताया कि इफेक्ट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो इस चैनल को देखिए, ये वाला जो हमारा चैनल है, इस चैनल को ये इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हो गया
और उसके बाद फिर यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों देखने को मिलेगी, तो देखिए मैं बताऊं कि जब यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, देखिए इस पार्ट से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तब सोडियम यहाँ पे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, सोडियम जब यहाँ पे ज़्यादा जाएगा तो इस कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम ज़्यादा पहुंचा, और जब यहाँ पे सोडियम ज़्यादा पहुंचेगा तो सोडियम ज़्यादा पहुंचने की वजह से ये सोडियम यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम लॉस होगा, और इसी सोडियम के ज़्यादा आने की वजह से ये जो है प्रोटॉन एटीपेस जो है ये भी ज़्यादा वर्क करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से प्रोटॉन भी लॉस होगा। ठीक है, जब प्रोटॉन लॉस होगा तो हमको सीरम में प्रोटॉन की कमी देखने को मिलेगी, इसी वजह से हमको एल्किलीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, या एल्कोलोसिस। ठीक है, तो एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, और ये सारा मैकेनिज्म हम डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में जहाँ पे हमने नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी की बात की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कॉज। और हाइपोकैलेमिया क्यों होगा, तो हाइपोकैलेमिया भी इसी वजह से होगा कि जब यहाँ से सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा सोडियम यहाँ आएगा, और यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम का लॉस होगा, इसी वजह से हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलेगा। और हाइपर कैल्सीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे बता दें कि देखिए यहाँ पे जब ये काम नहीं कर रहा है तो सोडियम यहाँ पे भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यही कि यहाँ पे सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो इस पार्ट में सोडियम ज़्यादा आया, और जब इस पार्ट में सोडियम ज़्यादा आएगा तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ज़्यादा वर्क करेगा, और जब ये ज़्यादा वर्क करेगा तो देखिए क्या होता है कि इधर अंदर सेल के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से ये वाला जो चैनल है ना सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्ट ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम है तो अंदर कोई सोडियम बाहर से आएगा नहीं, इस वजह से इधर से कैल्शियम भी इधर नहीं जाएगा, तो कैल्शियम जो यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा था वो इसके थ्रू इधर नहीं जाएगा, इस वजह से हमको कैल्शियम ज़्यादा इधर फ्लो देखने को मिलेगा, यानी कैल्शियम ज़्यादा यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाएगा और ये यूरिन में प्रेजेंट हो जाएगा, इसी वजह से हमको हाइपर कैल्सीयूरिया देखने को मिलेगा। तो ये हम तीनों बात कर चुके हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया, ये दोनों लगभग सेम मैकेनिज्म है कि कलेक्टिंग डक्ट से होंगे, और ये हाइपर कैल्सीयूरिया ये डीसीटी की वजह से होगा। ठीक है, डीसीटी में इफेक्ट की वजह से। और फिर इसके बाद इसके कॉज की बात करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए इसमें देखने को क्या मिलता है, तो प्रेजेंट सिमिलरली टू क्रोनिक लूप डायरेटिक यूज, तो क्रोनिक लूप डायरेटिक यूज करने पे जो हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ना, वही सारे इसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार्टर सिंड्रोम का इफेक्ट। और अब हम बात करते हैं डिटेलमैन सिंड्रोम की। तो डिटेलमैन सिंड्रोम देखिए ये इस पार्ट में जब डिजीज होती है तब हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चैनल सारे होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। बस यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डीसीटी, तो ये वाला चैनल देखिए, ये सोडियम क्लोराइड जो चैनल होता है ना, इसी का रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से हमको डिटेलमैन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता देगा डिटेलमैन सिंड्रोम रीएब्जॉर्प्शन डिफेक्ट ऑफ NaCl इन डीसीटी, और इसमें होता क्या है, तो देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कॉज की अगर हम बात करें तो देखिए यही सेम मैकेनिज्म की यहाँ से जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़्यादा सोडियम यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे यही है कि इससे देखिए ये यहाँ प्रोटॉन लॉस होगा, इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। सेम वही मैकेनिज्म जो हमको यहाँ पे बार्टर सिंड्रोम में देखने को मिल रहा था। और इसमें हाइपोकैलेमिया भी वही सेम मैकेनिज्म है जो यहाँ पे हम बात की है, सेम मैकेनिज्म। और हाइपोमैग्नीसीमिया, तो हाइपोमैग्नीसीमिया क्यों देखने को मिलेगा, तो ये देखिए इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये वाला चैनल नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे भी ये जो है ना इस हिस्से में हमारा जो ये वाला चैनल है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, ये इफेक्ट हो जाता है, और जब ये इफेक्ट होता है ना तो यहाँ से मैग्नीशियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोमैग्नीसीमिया का कॉज। और हाइपोकैल्सीयूरिया, इसमें हाइपोकैल्सीयूरिया देखने को मिलेगा, और ये क्यों देखने को मिलेगा, देखिए सेम बैरेट सिंड्रोम का उल्टा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको हाइपर कैल्सीयूरिया देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे हाइपोकैल्सीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये है कि ये वाला चैनल बिल्कुल काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से अंदर सोडियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जब अंदर सोडियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इधर से सोडियम ज़्यादा इधर आएगा और ये कैल्शियम इधर जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली कैल्शियम इधर चला जाएगा, और इसी वजह से हाइपोकैल्सीयूरिया हमको देखने को मिलेगा, यानी यूरिन में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। तो सेम लूप डायरेटिक का ये उल्टा होता है, और हम हमेशा मालूम है हमको कि लूप डायरेटिक्स जो होती हैं ये हाइपर कैल्सीयूरिया कॉज करते हैं, और जबकि थायजाइड डायरेटिक्स जो कि इसको ब्लॉक करती हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हाइपोकैल्सीयूरिया हमको देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि हाइपोकैल्सीयूरिया देखने को मिला। तो ये हम बात कर लिए इसके इफेक्ट के, और ये देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करें इसके नोट्स की, तो देखिए प्रेजेंट सिमिलरली टू क्रोनिक थायजाइड डायरेटिक यूज, तो थायजाइड डायरेटिक्स के जैसे यूज होता है ऐसे ये भी होगा, क्योंकि थायजाइड डायरेटिक्स भी इसी को ब्लॉक कर देती है, और इस डिजीज की वजह से भी ब्लॉक हो गया। और लेस सिवियर देन बार्टर सिंड्रोम, तो बार्टर सिंड्रोम से कम सिवियर ये है। तो ये हमारा हो गया डिटेलमैन सिंड्रोम। और अब हम बात करते हैं लीडल सिंड्रोम। तो देखिए